चलो इधर देखो, पहले मुगल वंश के बारे में तो बता ही चुके हैं, सभी शासकों के नाम, उनके क्रम बताए हैं कि नहीं। आज हमको मुगल वंश के पहले शासक के बारे में पढ़ना है, जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, बाबर के रूप में, है ना। अब देखो मुगल वंश के जब हम शुरुआत कर रहे हैं मुगल वंश को पढ़ने की, तो हमको पहले मुगल वंश का प्रारंभिक इतिहास, है ना, कि मुगल हैं कौन, कहाँ से आए थे, है ना, इसके संस्थापक कौन थे और इनका आरंभिक जीवन कैसा था, है ना, इसके बारे में जानना जरूरी है। तब तो हम उसके शासकों के बारे में पढ़ पाएंगे कि उसमें किस किस शासक ने शासन किया, कि कब से कब तक किया, कौन महत्वपूर्ण था, कुछ युद्ध लड़े गए, वो कौन कौन से युद्ध थे। तो पहले इनका हमको बेसिक परिचय जानना है। तो देखो मुगल वंश के प्रारंभिक इतिहास में हमको उसके संस्थापक के बारे में जानना है, आरंभिक जीवन, उसका आरंभिक जीवन पता करना है, प्रारंभिक अभियान, जो मुगल वंश का संस्थापक था या जिसने मुगल वंश की स्थापना की, नींव रखी, उसका आरंभिक अभियान या प्रारंभिक अभियान क्या था, क्या वह उसका भारत में पहला आक्रमण था या भारत में आने से पहले भी उसने कुछ आक्रमण या कुछ युद्ध किए थे, उसके बारे में जानना है। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि अगर वह भारत में आया, भारत में आक्रमण किया, युद्ध किया, तो उसका उद्देश्य क्या था, भारत में आने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, उसको जानना है। और फिर उसके बाद जो भारत को उसने आक्रमण किया उसके बारे में, कब आक्रमण हुआ, किसके किसके साथ हुआ, है ना, इसके बारे में। तो मुख्यतः हमको इन 5 बिंदुओं पर क्या करनी है, बात करनी है। अब देखो मुगल वंश में क्या है कि मुगल वंश का संस्थापक हम किसको मानते हैं, बाबर को, क्योंकि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने ही की थी। अब देखो बाबर का प्रारंभिक जीवन चुनौतियों से भरा था, इसमें लिखा गया है, बताया गया है कि बाबर का जो प्रारंभिक जीवन, जो स्टार्टिंग जीवन था, वो चुनौतियों से भरा था। कैसे भरा था चुनौतियों से, कारण ये था कि बाबर जब 12 वर्ष की उम्र का था तभी उसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 12 वर्ष की आयु में ही वह फरगना नामक स्थान है, एक जो इस समय वर्तमान में कजाकिस्तान कहा जाता है, वहां का शासक बन जाता है। कितनी उम्र में, 12 साल में। 12 साल में उसको क्या जानकारी थी, कुछ नहीं, छोटा बच्चा था, लेकिन 12 वर्ष में वहां का शासक बन जाता है, वहां का गद्दी संभालने लगता है। तो उसको कुछ खास अनुभव तो था नहीं, तो उसको जो प्रारंभिक जीवन था वो बड़ी चुनौतियों से था। अब समस्या ये थी कि उसके जो पिताजी थे, फरगना के शासक थे, उनके आसपास के जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, वहां से उनकी तालमेल अच्छी नहीं थी। पिता की मृत्यु होने के बाद वह संघर्ष किसको करना पड़ा, बाबर को करना पड़ा, क्योंकि पिताजी का जो तालमेल, आपसी तालमेल, लोगों से अच्छा व्यवहार वो नहीं था। तो आप अपने जमीन के लिए, अपने शासन को बनाए रखने के लिए उनको छोटे छोटे रास्ते आए दिन संघर्ष करने पड़ते थे, और पिता की मृत्यु हो गई तो वही संघर्ष बाबर को करना पड़ा। अब देखो इसमें यह लिखा है कि अब बाबर के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो क्या मिलता है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। कहां हुआ, फरगना में। अब देखो इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, कहीं कहीं किताब में तुमको मिर्जा उमर शेख भी मिल सकता है, कहीं किताब में या कभी परीक्षा में मिर्जा उमर शेख भी उनका नाम मिल सकता है। तो उमर शेख मिर्जा या मिर्जा उमर शेख मिले, दोनों एक ही है। अब ये देखो इनके जो उमर शेख मिर्जा, इनके जो पिता थे वो तैमूर वंश से संबंधित थे। किससे, तैमूर वंश से। और उनकी माता, जो बाबर की माता थी, कुतुलुग निगार, ये मंगोल वंश, मंगोल के बारे में पहले सुने होंगे, तो मंगोल वंश से संबंधित थी। अब पिता दूसरे वंश से और माता दूसरे वंश से संबंधित थी। फिर देखो बाबर का नाम, पूरा नाम है, इनको, इसका पूरा नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, है ना। तो ये उसके बाबर के बेसिक डिटेल हुआ। उसके बाद देखो बाबर के पिता फरगना के शासक थे, जो हम बता चुके कि बाबर के पिता क्या थे, फरगना के शासक थे। बाबर का प्रारंभिक जीवन उसके पिता के साथ ही शुरू हुआ था। अब वो अपने पिता के साथ छोटे छोटे युद्ध में, छोटे छोटे संघर्ष में जाता था, लेकिन बहुत ज्यादा अनुभवी तो था नहीं, बहुत ज्यादा उम्र थी नहीं। और उसके बाद देखो 1494 का समरकंद अभियान, 1494 में एक फरगना के पास में ही समरकंद नामक स्थान था, वहां का अभियान होता है, मतलब वहां संघर्ष होता है पिता के साथ, या अपने पिता के साथ इस अभियान में क्या होता है, शामिल होता है। और इसी अभियान के देखो पिता की मृत्यु के बाद मात्र 12, और इसी अभियान के दौरान उसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और पिता की मृत्यु के बाद मात्र 12 वर्ष की आयु में वह शासक बन जाता है। क्या होता है, 12 वर्ष की आयु कर जाता है, शासक बन जाता है। लेकिन समरकंद उसके हाथ से क्या होता है, चला जाता है, समरकंद को जीत नहीं पाता। फिर देखो इसने, अब जब बाबर गद्दी पे बैठा तो 1496 में उसने पुनः समरकंद का अभियान क्या किया, शुरू किया। वह समरकंद को जीतने के लिए पुनः समरकंद पे संघर्ष करना शुरू कर दिया। अब देखो समस्या ये थी कि वो फरगना का शासक था, है ना, समरकंद जीतने गया तो समरकंद तो जीत नहीं पाया, लेकिन फरगना भी हाथ से चला गया। जहां का शासक था वहां से कुछ दूरी पे मान लो दूसरे स्थान पे हो गया, यहाँ इसको जीतने के लिए, तो इसको तो जीत नहीं पाया, उसके साथ साथ जहां का शासक था वहां भी गद्दी चली गई। अब उसके बाद फिर क्या किया, वह जब यहाँ का विजय नहीं कर पाया तो 1500, अब देखो उसके पास क्या रहने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। फरगना जहां का शासक था वहां से भी हाथ धो बैठा, समरकंद आया लड़ने, वहां भी हार गया,
तो अब क्या वो भाग ही रहा है, उसके पास कोई अपना ठिकाना नहीं है, वो पूरे जीवन भागता रहा। फिर देखो 1501 में उसने पुनः समरकंद पर आया, 1501 में फिर से समरकंद पर अभियान किया। अच्छा ये लगता होगा कि बार बार सर समरकंद पे ही केवल आक्रमण हो रहा है। देखो उस समय जब तुमने पहले भी पिछली किताब में भी पढ़ा थे कि जो क्षेत्र उपजाऊ है या जहां से हमको पैसा ज्यादा मिल सकता है उसी के लिए बार बार लड़ाइयां होती रही है ना। तो ऐसे ही एक समरकंद भी स्थान था, क्या था, ये काफी महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए यहाँ पे बार बार अभियान होता था। तो देखो 1501 में वह पुनः समरकंद पर आता है और क्या करता है, अभियान अपना आक्रमण करता है। अब देखो आगे क्या है, फिर 1504 में वह काबुल अभियान करता है। काबुल जिसको जो अफगानिस्तान की राजधानी है कि नहीं इस समय, तो 1504 में उसका काबुल पे क्या होता है, अभियान चलता है। अब देखो धीरे धीरे ना भारत की सरजमी की तरफ या भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहा है, समरकंद से काबुल, उसके बाद लाहौर, पंजाब की तरफ क्या होता है, बढ़ रहा है। देखो 1504 में वह काबुल अभियान करता है। इस अभियान के बाद वह भारत की सीमा की तरफ बढ़ने लगा था और भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने से पहले उसने कुछ महत्वपूर्ण अभियान या युद्ध लड़े थे। अभी भारत की सीमा की तरफ आ रहा है लेकिन भारत की सीमा में अभी प्रवेश नहीं किया है। अब देखो 1519 का बाजौर, अब देखो भारत की सीमा पे आ चुका है, देखो लिखा है 1519 का बाजौर एवं भेरा का अभियान। 1519 में ये सब उसके आरंभिक अभियान बताए जा रहे हैं। अभी जो उसने बड़ी लड़ाइयां लड़ी जिसके बाद भारत में सत्ता स्थापित किया वो नहीं है, उससे पहले उसका जीवन कैसा था वह बताया जा रहा है। तो देखो 1519 में बाजौर एवं भेरा का अभियान किया, फिर उसके बाद 1519 का पुनः भेरा का अभियान शुरू किया। एक बार तो बाजौर और भेरा पे कर चुका है 1519 में, फिर 1519 में ही फिर से दोबारा करता है और भेरा का किला, पहले जो राजा महाराजा किला बनाते थे कि नहीं, दुर्ग टाइप का किला, तो 1519 में उसने भेरा का किला जीत लिया। क्या कर लिया, जीत लिया। उसके बाद देखो 1520 का सियालकोट अभियान और 1524 का लाहौर अभियान, मतलब भेरा के बाद वह सियालकोट और लाहौर की तरफ अभियान शुरू कर दिया। अब लाहौर देखो, लाहौर पाकिस्तान का क्षेत्र है, वह अपने यहाँ के पंजाब से सटा हुआ है। अब जब उसका अभियान 1524 का लाहौर अभियान चल रहा था तभी अपने यहाँ उस समय कौन शासन कर रहा था, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। और उसको जानकारी मिलती है कि बाबर नामक एक आक्रांता जो लगातार अभियान चलाता जा रहा है और वह अभियान लड़ते या युद्ध करते करते वह भारत की सीमा तक आ पहुंचा है। लेकिन उस समय भी सिकंदर लोदी, जो इब्राहिम लोदी था, उसने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उसको लगा कि वह वहां पे अपना युद्ध लड़ रहा है, वहां से लौट जाएगा और अगर भारत की सीमा में प्रवेश करता है तब हम देखेंगे, है ना। उसने बहुत सीरियसली नहीं लिया और 1524 के लाहौर अधिवेशन के बाद 1526 में वो क्या करता है, भारत की सीमा पर अब आता। अब देखो लिखा है इन सभी अभियानों के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य, अभी तक उसने जो लड़ा था वह केवल उसका एक ही या दो उद्देश्य थे बाबर के। अभी तक उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि भारत में हमको मुगल वंश की स्थापना करना है या भारत को जीतना, ऐसा कुछ नहीं। उसका केवल दो उद्देश्य था। एक तो वो अपने रहने का उचित स्थान ढूंढ रहा था क्योंकि फरगना का शासक था, समरकंद जीतने गया, फरगना भी गद्दी चली गई, समरकंद भी नहीं जीत पाया, तो उसके पास कोई रहने का एक अच्छा ठिकाना नहीं था। दूसरा उद्देश्य कि अपनी सेना को मजबूत करने के लिए धन की जरूरत थी। किसकी, धन, पैसे और हथियार के लिए, हर चीज के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की। तो दूसरा उसका उद्देश्य क्या था, धन लूटना और भारत के, अब देखो अब जब भारत के नजदीक आया तो धन लूटना और भारत की राजनीतिक सत्ता के विखंडन को समझना था। मतलब कि भारत में कैसी स्थिति है, भारत के समीप आ गया है तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता, जो शासक शासन कर रहा है उसकी स्थिति कैसी है, क्या वो मजबूत है, उसके साथ कितने राजा हैं, उसकी सैनिक क्या है, कितने उसके पास सैनिक हैं, उनके पास किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब चीजों को वो क्या कर रहा था, समझ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, ताकि अगर हम भारत पर हमला करें या आक्रमण करें तो हम उस युद्ध को क्या हो सके, जीत सके। हमें पता हो कि इब्राहिम लोदी कितना मजबूत शासक है ना। तो वह उस समय जब लाहौर के आसपास अभियान चला रहा था तो उसका यही मकसद था कि धन को लूटना और अपनी सेना को मजबूत करना, और दूसरा भारत में जो शासन है उसकी स्थिति को जानना था, उसके विखंडन की स्थिति को जानना था। अब देखो लिखा भी गया है इन सभी अभियानों को जीतने के बाद वह भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका था। उस समय भारत में लोदी वंश के इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था और बाबर ने भारत में आकर महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। अब देखो अब वह 1524 में लाहौर अधिवेशन के बाद भारत में प्रवेश कर चुका है और इसी के बाद शुरू होता है 1526 की बाबर की भारत में पहली लड़ाई, जिसे हम किस युद्ध के नाम से जानते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध। तो अब ये तो था बाबर का प्रारंभिक जीवन और उसके जीवन की आरंभिक या प्रारंभिक चुनौतियां। अब भारत में प्रवेश करने के बाद उसने जिन जिन युद्धों को लड़ा, भारत में प्रवेश करने के बाद देखो लिखा है बाबर का भारत पर आक्रमण, है ना। तो बाबर ने भारत पे जिन जिन
जगह पे आक्रमण किया, जिन जिन क्षेत्रों को जीता। अब उसके बाद हम इसकी बाबर की लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे। यहां से क्या, यहां से बाबर का पार्ट 2, या ये समझो कि बाबर के भारत में प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े उसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आया? इसको बंद करो थोड़ा, एक मिनट।